गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास से जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है, आर्थिक विकास की समझ। इसका फर्स्ट चैप्टर विकास। नाम से क्लियर है, विकास डेवलपमेंट, अपनी तरक्की, उन्नति। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ रही है। हम अपने जीवन में हमेशा उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हर वक्त बढ़ती रहती हैं। हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किस आने वाली वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है, मुश्किल तो है, और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीख पाएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है, मीन्स पिछले हमारे जीवन से प्रभावित है, पिछली सदी से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। विकास क्या वायदा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य विभिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास अलग हो सकता है। डायग्राम दिखाया गया है, एक कार्टून के माध्यम से समझाया गया। तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। जिसके पास जो है वो उससे बड़ी सोच रखता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में बताया। विकास और लक्ष्य आकांक्षा वो क्या करता है? काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल के बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। पंजाब के समृद्ध किसानों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अवस्थाएं विकास हो सकती है। इस तालिका को भरने के बाद इसका निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों को विकास या प्रगति के बारे में जैसा विचार है? संभव नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा जो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं। हो सकता है वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करते हैं। इस तरह दो बातें साफ होती हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य विभिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, विकास न हो, और यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य, आय पर डिपेंड करता है विकास। तालिका 1.1 में देखें तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज और अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आकर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य, उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन
ऊपर लिखी है भौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हमें अपने सहयोगियों की आवश्यकता रहती है, इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत हो जाता है कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अधिक बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे आपके परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर होंगे। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इसे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरी व्यापक कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। राष्ट्रीय विकास, अब राष्ट्र के विकास की बात करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न हो सकती है और होगी भी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभावित कक्षा के विद्यार्थियों के प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने समय इस प्रश्न के बहुत से उत्तर सोचे और उनमें से किसी एक के विषय में आप समय भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में भी लोगों की धारणाएं भिन्न और परस्पर विरोधी हो सकती हैं, एक दूसरे के विरोधी हो सकती हैं। वही पीछे हमने जिक्र किया था कि बड़े उद्योगपति चाहते हैं ज्यादा बिजली पाने के लिए बांध बनाए जाएं, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं वो चाहते हैं कि छोटे और चेक बांध बनाए जाएं जो सिंचाई के लिए हो, क्योंकि बड़े बांध बनाने से वो जमीन जलमग्न हो जाएगी और आदिवासियों को बेघर होना पड़ेगा। जो एक के लिए विकास था वो दूसरे के लिए विनाश था। यहाँ भी वही बात की गई है। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों का विचार करना है। विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए? अलग अलग देशों की तुलना और राज्यों की तुलना कैसे की जाए? अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों के विकास और कुछ को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानता और अंतर दोनों ही हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उन्हें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करें? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों का सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनें, कैसे डिसाइड करें? बच्चों की कैटेगरी। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उसके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। कि क्लास में एक विद्यार्थी अच्छे अंक लेता है और दूसरा नहीं ले पाता, लेकिन जो नहीं ले पाता हो सकता है वो खेलकूद में अच्छा, और जिसने ज्यादा अंक लिए वो खेलकूद में अच्छा ना हो।
यही बात विकास पर भी लागू होती है। देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है, और इस समझ पर आधारित है कि सभी की अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। जिसके पास ज्यादा आय होगी वो ज्यादा सुख सुविधाएं ले पाएगा, और वही देशों की जब तुलना की जाती है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी उसे विकसित समझ लिया जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल ज्ञात आय के बारे में जब ज्ञात करना होता है तो इसे इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसतन आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ से, प्रति व्यक्ति आय क्या है, या औसत आय किस प्रकार, या प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वे देश जिनकी 2017 प्रति व्यक्ति आय US डॉलर के अनुसार दी गई 12,056 प्रति वर्ष या इससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017 के अनुसार 1820 प्रति वर्ष। समृद्ध देश, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य देश छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। ये दिखाया गया इस डायग्राम में, देखिए 1.2 में 2 देशों की तुलना की गई है। देश क्या है? पहले में जो नागरिकों की मासिक आय है इतनी है, ये कम ज्यादा दी गई है प्रत्येक में। औसतन आय क्या रही? आय और अन्य मापदंड क्या है? 2016-17 के लिए डायग्राम दिखाया गया 1.3। चयनित राज्यों के प्रति व्यक्ति आय दिया गया, राज्य दिए गए 2016-17 के लिए प्रति व्यक्ति आय। हरियाणा के लिए कितना है, केरल के लिए और बिहार के लिए कितना है। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसतन आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। ये जो तालिका दिखाई गई जिसमें हमने बात की है, अब इस तालिका को समझाया गया। देखिए, हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन केवल 34,409 रुपये कमाता है। अब हरियाणा में अधिक है, इसी का एक आगे 1.4 में दिखाया गया है। केरल, बिहार और कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिए गए शिशु मृत्यु दर के बारे में, साक्षरता के बारे में और निबल उपस्थिति अनुपात के बारे में दिया गया है। तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। ये दिखाया गया, देखिए इसी डायग्राम को समझाया गया। सार्वजनिक सुविधाओं की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। हरियाणा में औसतन व्यक्ति की आय केरल के औसतन व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण क्या है कि यह आवश्यकता नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए महत्वपूर्ण वातावरण नहीं खरीद सकता,
या बिना मिलावट की दवा आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारी से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इन से बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाना, यानी कि सभी के पास हो वो सुविधाएं। वही एक व्यक्ति एक मोहल्ले के अंदर अमीर है, क्या उस अमीर व्यक्ति को बीमारी नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि अगर वो बीमारी उस मोहल्ले में है तो उस व्यक्ति को भी होगी। अगर वो सारे ही व्यक्ति समझदार होंगे, पूरा मोहल्ला समझदार होगा, तो बीमारी तो नहीं आ सकती। सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने की रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेज देते। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार, समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। केरल में शिशु मृत्यु दर कम और यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर की निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। मानव विकास सूचकांक दिया गया है भाई, कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, फिर प्रति व्यक्ति दी गई है, फिर जन्म मृत्यु दर दी गई है, विद्यालय कितने लोग पढ़ते हैं, फिर विश्व SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया गया है। विकास की धारणीयता, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। एक भूमिगत जल के तहत समझाया गया, भारत में भूमिगत जल का वितरण दिया गया, कैसे कैसे भूमिगत जल नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। केवल फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्राकृतिक करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। अति जरूरत से ज्यादा, जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा अगर प्रयोग करें तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, फिनिश हो जाएगा। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस संसाधन का अति उपयोग कर रहे हैं। गैर नवीकरण संसाधन वो हैं जो वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए संसाधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे अगर हम इनका अति प्रयोग करते चले। ये दिखाया गया, देखिए अक्षेत्र देश दिए गए, भंडार तेल के बारे में, कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडारों के बारे में बात की है। भंडारों के चलने की अवधि क्या है वहां। कहते हैं पर्यावरण में गिरावट के परिणाम और राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक अक्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठे, वो विकास करे। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं।
हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है, विकास चलता रहेगा। अब इस लेसन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्न। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। हम औसतन का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं। विकास से जुड़े अपने उदाहरण देने जो हमने पढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास सूचकांक या क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। हर आय कम है लेकिन दूसरी सुविधाएं वहां ज्यादा है, इसके बारे में। इसलिए प्रति व्यक्ति एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। धारणता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, अभी हमने डिस्कस किया था। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात कीजिए कि अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाएं जो आपने अपने आसपास देखे हो, इसके बारे में हो सकता है। ये था 10th क्लास इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट लेसन जिसका नाम था विकास। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। धन्यवाद।